हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। ये होगी हमारी डेली जीएस सीरीज़, जिसमें हम लोग बहुत सा जो है जीके कवर करेंगे। यहाँ पर जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आपके लिए, उनके लिए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपना जीएस का टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ डेली के डेली चलेगी। इसीलिए आप लोग का डेली ये चेक कर पाएंगे कि आपने कितना तैयार कर रखा है या फिर कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत आपको है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके लेंगे और आगे जो है इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक कमेंट करना होगा। कमेंट ये होगा कि इन 25 क्वेश्चन में से आपने कितने का आंसर सही दिया है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, बस नंबर लिख दीजिएगा कि इतने क्वेश्चन मैंने सही कर रखे हैं। तो इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को लगातार चले रहेंगे। अगर आप रिस्पांस अच्छा देंगे तो कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में इस सीरीज़ में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आएँ पर वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है। आज की शुरुआत करते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, आपको ये बताना है। अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए आप लोग कई लोग बड़ी आसानी से इसका आंसर बता देंगे। सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य है भारत का सत्यमेव जयते। कई बार पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है कहाँ से लिया गया, फिर क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए सत्यमेव जयते है। ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। ठीक है, कौन थे इसके प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक जो है कपिल मुनि थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो है सांख्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे। बुद्ध के उपदेश, बौद्ध धर्म का बेसिकली महात्मा बुद्ध ने जो स्थापना की थी, तो जो उनके उपदेश थे वो किस चीज़ के ऊपर आधारित थे। आत्मा संबंधित विवाद पर, या ब्रह्मचर्य पर, या धार्मिक कर्मकांड पर, या आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर आधारित थे बुद्ध के उपदेश। ठीक है, किसने की थी बौद्ध धर्म की स्थापना, मैंने बता दिया, महात्मा बुद्ध ने। और जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को कौन से शासक, इनमें से कौन सा शासक है जिसने इन तीनों को जो है पहली बार जीता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके द्वारा मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जो है पहली बार जीता गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। काफ़ी विशाल साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। कनिष्क का राज्याभिषेक अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है हमें ये कि कनिष्क का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 AD में, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे से बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुषाण वंश का संबंध कौन से कबीले से था या कौन से समुदाय से था। तो कुषाण वंश का जो संबंध था वो यूची समुदाय से था, यूची। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, यूची है ये। ठीक है, और मध्य एशिया मतलब चीन के आसपास के जो है लोग माने जाते हैं कुषाण वंश के लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप ये बनवाया था किसने, अशोक ने।
यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो कि इसका जो है अंतिम युद्ध था कलिंग का, उसके बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। तो कई बार पूछा जाता है कि कलिंग का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये तो आप लोग को पता होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे जो रामानुजाचार्य थे। इन्होंने ही जो है इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद से, अद्वैतवाद से, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में जो है वो कंदेरिया महादेव मंदिर बनवाया था, जो कि अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला है। चोलों का राज्य कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। चोल वंश का शासन जो है वो कौन से भाग के आसपास था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये वाला, टी वाला, यानी कि कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भागों में जो है वो चोलों का शासन फैला था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चोलों के बारे में जो प्रथम जानकारी है वो पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो लिखा था उसमें जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के द्वारा जानकारी मिलती है चोलों के बारे में, सबसे पहली जानकारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि मदुराई में, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुराई में स्थित है, याद रखिएगा। द्रविड़ शैली में जो है ये मंदिर बना हुआ है। कई बार पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। और बनवाया किसने था इसको, तो इसको पांड्य वंश के शासकों ने बनवाया था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, ठीक है। पांड्य वंश के शासकों ने बनवाया था मीनाक्षी मंदिर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां की कि इब्न बतूता भारत की यात्रा किस शासक के कार्यकाल में हुआ। कि इब्न बतूता था ये कौन से शासक के कार्यकाल में, कौन से शासक के काल में जो है भारत आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। 1333 में जो है इब्न बतूता भारत आया था। उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक जो है भारत पे राज कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 1325 से 1351 तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा भारत में, और 1333 में आया था कौन, इब्न बतूता, ठीक है। मोरक्को का निवासी था ये। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तानों का संबंध किस वर्ग से था, ठीक है। सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर और सुल्तान थे उनका संबंध कौन से वर्ग से था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि तुर्क से, ठीक है। अधिकतर जो अमीर और जो सुल्तान थे वो तुर्की थे, ठीक है, सल्तनत काल में। तो ये आप यहाँ से याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय कब की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय की 712 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिएगा इस अरब में जो अरब सेनाओं का नेतृत्व किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। जो ये आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर 712 ईस्वी में, और वो जो आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध हुआ था। राजा दाहिर जो है वो सिंध के राजा थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उसी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया था। 712 ईस्वी में जो है सिंध पर पहला आक्रमण हुआ था अरब का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था।
महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि उत्बी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने जो है बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, ये आप याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी ने ही भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी और पहला जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद गौरी का वो हुआ था 1175 ईस्वी में। ठीक है, मुल्तान के विरुद्ध जो है उसने युद्ध किया था। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी और इसी ने जो है बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि लेनपूल ने। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? कौन से मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, ये हमें बताना है। सो बाबर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? प्रथम वेधशाला सवाई राजा जयसिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ पर स्थापित किया गया, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि जयपुर में। ठीक है, जयपुर के राजा जो जयसिंह थे उन्होंने जो पहली जो वेधशाला बनाई थी अपने शासनकाल में वो जयपुर में बनाई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके कार्यकाल में थी? जो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी वो किसके कार्यकाल में थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि शिवाजी के। ठीक है, शिवाजी के कार्यकाल के दरमियान अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, शिवाजी का जो मंत्री परिषद था उसके जो मतलब प्रमुख थे या जो पेशवा थे उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो जो शिवाजी के जैसे आधुनिक जो टाइम में जो मंत्री परिषद होती है उसके जो प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, उसी तरीके का सिस्टम जो है वो शिवाजी के कार्यकाल के दरमियान भी थी। ठीक है, मराठा शासन के दौरान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है कि सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश जो है कौन से देश को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि सूर्योदय के नाम से जो है जापान को कहा, जापान देश प्रसिद्ध है। नॉर्वे अर्धरात्रि का जो है अर्धरात्रि के सूर्य का देश जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश वो जो है नॉर्वे को कहा जाता है और ब्रिटेन को बोला जाता है डूबते सूरज का देश। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी सिंपल सा है। सूर्योदय का जो देश है वो है जापान और अर्धरात्रि के सूर्य का जो देश है वो है नॉर्वे और जो डूबते सूरज का देश है वो है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि जापान का विशाल द्वीप कौन सा है? जैसा कि आप सभी को पता है कि जापान जो है पूरा द्वीपीय देश है, तो जापान का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि होन्सो। ठीक है, 4 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है जापान और उसमें जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है होन्सो। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था जो है वो आयात निर्यात बंद जो है अर्थव्यवस्था होती है। बेसिकली ये दोनों जो है एक ही टर्म है, बंद अर्थव्यवस्था को ही आयात निर्यात बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो ये आयात निर्यात बंद अर्थव्यवस्था है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ठीक है, तो कौन से पौधे में फूल नहीं होते हैं ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि फर्न में
फूल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बाल्की कटहल में, गुलर में और ऑर्किड में, इन तीनों में ही जो है फूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। ये जॉन साल्क है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि जॉन साल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज 1954 में। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे ये, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर से अगर हम इनकी बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी 1796 में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25वें की, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि संगमरमर क्या है। संगमरमर क्या है, कैसी किस प्रकार की चट्टान जो है संगमरमर है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि कायांतरित चट्टान। संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है। संगमरमर की जो रचना होती है बेसिकली वो चूना पत्थर से ताप परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के 25 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही दिया है। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है ये रेगुलर चलेगी, तो आप देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं इसको ऑनलाइन जो है डालूं तो आप तुरंत जो है उस वक्त तुरंत अटेंड कर सकें मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।